Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is our example of symmetries and conservation laws. उसमें एग्जाम्पल में जो हम फिलहाल एक फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं दैट वाज अबाउट फ्री पार्टिकल। वैसे इसके नाम से अंदाजा हो रहा है कि फ्री पार्टिकल एक्चुअली वो पार्टिकल होता है जिसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता है कि वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। सो इफ द पार्टिकल इज फ्री देन देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस इस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू जीरो। हमें इसमें करना ये है इस एग्जांपल के अंदर कि हमें नो ईथर थ्योरम जो है उसको वेरीफाई करना है। मतलब देखना ये है कि इस वाले केस में नो ईथर थ्योरम क्या वाकई एप्लीकेबल है या नहीं। नो ईथर थ्योरम अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि नो ईथर थ्योरम में एक्चुअली हम उसमें तीन तरह की सिमेट्रीज की डिस्कशन करते हैं। वन इज एनर्जी, सॉरी, तीन तरह की सिमेट्रीज की बात करते हैं। जब हमारे पास ट्रांसलेशन टाइम के अंदर होती है तो उस केस में हमारे पास एनर्जी कंजर्व होती है, और जब हमारे पास स्पेस के अंदर ट्रांसलेशन होती है तो उसमें उस वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास सॉरी लीनियर मोमेंटम जो है ये कंजर्व होता है। और इसी तरह से जो हमारे पास रोटेशन के अंदर सिमेट्री होती है तो हम उसमें कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। सो इधर हमें एक्चुअली नो ईथर थ्योरम को वेरीफाई करना है। यानी कि ये तीन तरह की सिमेट्रीज को हमें डिस्कस करना है। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, वो आई होप कि आपको याद होनी चाहिए नो ईथर थ्योरम की। अगर याद नहीं भी है तब भी वो जो पिछला लेक्चर था उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहरहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लेग्रांजियन अगर लिखें, बिकॉज वी इन दिस केस इज जीरो और एक ही पार्टिकल है। और उस पार्टिकल के अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ यार इस केस में जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट लेता हूँ मैं इस केस में, मैं कहता हूँ यार जर्नलाइज कोऑर्डिनेट इज एक्स इन दिस केस। सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस इज टी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जब आपने एक्स लिया है यानी कि एक्स जो है ये इसकी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को डिफाइन कर रहा। तो इफ द पार्टिकल इज फ्री टू मूव सो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका लेग्रांजियन, सॉरी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। सो अगर मैं इसका लेग्रांजियन पूछूं आपसे तो लेग्रांजियन जो है इसका यू नो के लेग्रांजियन इज एल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर मौजूद है सिर्फ, और पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सो इसका लेग्रांजियन यहाँ। अच्छा, अगर आप उसमें पिछले लेक्चर में रिकॉल करें तो हमने उसमें एक जर्नलाइज्ड मोमेंटम लिखा था। और जर्नलाइज्ड मोमेंटम हमने ये देखा था कि दिस इज एक्चुअली कॉन्जुगेट मोमेंटम, और ये कॉन्जुगेट मोमेंटम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हम लेग्रांजियन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जर्नलाइज्ड वेलोसिटी, तो हमें जनरलाइज मोमेंटम मिल जाता है। यानी कि अगर मैं पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट निकालूं तो मुझे ई मिल जाए। इन दिस केस हमारे पास क्यू जो मौजूद है, क्यू अगर देखा जाए क्यू इज इन दिस केस इज एक्स डॉट। लेग्रांजियन का अगर मैं डेरिवेटिव एक्स डॉट के रिस्पेक्ट से लूं, आपके सामने ये लेग्रांजियन लिखा हुआ है, इस लेग्रांजियन का डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, क्लियरली आप देख सकते हैं दिस इज एम एक्स डॉट मास इनटू वेलोसिटी, और हमें पता है कि ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर की होता है। अब अगर हम इसमें फर्दर बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि नो ईथर थ्योरम में हम पहले टाइम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। टाइम ट्रांसलेशन में हम ये बात देखना चाहेंगे कि क्या इस केस में एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं। टाइम ट्रांसलेशन का मतलब अगर आप अभी करंट जिस टाइम पे खड़े हुए उसमें ट्रांसलेट होकर दूसरे टाइम पे चले गए। टाइम ट्रांसलेशन में अगर बात की जाए तो टी प्राइम इज योर न्यू टाइम और टी इज योर करंट टाइम। इसके अंदर कोई स्मॉल चेंजेस आ गई एप्सिलॉन के नाम से। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। सो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को
जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी कि ये हो जाएगा x ऑफ t प्राइम इज इक्वल्स टू x ऑफ t। मतलब टी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब अगर मैं x की बात करूं तो x ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है विच इज डिपेंडिंग ऑन सम टाइम। तो अगर मैं टाइम की जगह पे मतलब टी प्राइम पुट कर दूं तो टी प्राइम की वैल्यू इज टी प्लस एप्सिलॉन। और अगर यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखो तो यहाँ पे आप जो है टेलर सीरीज अप्लाई कर सकते हो। टेलर सीरीज अगर मैं इधर अप्लाई करूं तो आई विल गेट एक्स ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन एक्स डॉट ऑफ टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेते हैं ये एक्स डॉट मिलता है। बाकी इसमें हमारे पास आगे वाली टर्म्स भी आएंगी टेलर सीरीज में एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स डबल डॉट और एप्सिलॉन 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स ट्रिपल डॉट एंड सो ऑन, ये सारे भी आएंगे। लेकिन यू नो जैसे हमने कहा है कि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल चेंज, जब चेंज स्मॉल है तो उसके जो हायर डेरिवेटिव है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो सिर्फ मैंने फर्स्ट टू टर्म्स की बात की। यहाँ पे मेरे पास x ऑफ t प्राइम राइट साइड पे साथ साथ चल रहा है, इसको आप x प्राइम का नाम भी दे सकते हैं। ये जो new आया है x ऑफ t प्राइम प्राइम का नाम। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं मुझे मिल जाएगा x प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन x डॉट। ये जो मेरे पास x प्राइम माइनस एक्स है इसको हम नया नाम वेरिएशन इन x का नाम दे सकते हैं x डॉट। सो ये चीज आ गई। अगर आप इसमें रिकॉल करें हमने एक डिस्कशन की थी हमने ये डिस्कशन की थी पहले कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे एक बात लिखी हुई है विच इज फॉर एग्जांपल क्यू प्राइम, ये बराबर होता है क्यू प्लस एप्सिलॉन का, मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस आई हैं स्मॉल। और आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है यहाँ तक। उसके बाद हमने ये बात कंसिडर की थी कि हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू प्लस एप्सिलॉन थीटा। Q is a generalized coordinate. In this case, generalized coordinate is x और epsilon is very small change. Eta is any path, मतलब किसी नए पाथ को फॉलो कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल में भी बात की थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टाइम t1 है, इस पे पार्टी टाइम t1 से t2 पे मैं किसी पार्टिकल को मूव करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर मूव करवा रहा हूँ किसी कोऑर्डिनेट के थ्रू तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज ओरिजिनल पाथ, ईटा इसका कोई न्यू पाथ है और वो न्यू पाथ ऐसा है कि इसके अंदर एक्चुअल पाथ से स्मॉल चेंजेस आई हैं। मतलब ईटा को जब मैं एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये न्यू पाथ में स्मॉल चेंजेस आएंगी। तो ये मेरे पास इसका मतलब है। तो अगर मैं इस की बात करूं तो यानी कि अगर मैं इस बात को कंपेयर करूं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं यानी कि ये जो लिखा हुआ आई कैन राइट दिस एज क्यू प्राइम माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन का एंड क्यू प्राइम इन दिस केस इज दिस थिंग। और अगर देखा जाए हमने इधर जैसा भी कहा कि हमारे पास ये जो Q है इन दिस केस इज x, तो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन x ईटा, यानी कि इन दिस केस हमारे पास ईटा की वैल्यू जो है ये पता चल गई कि ईटा इन दिस केस इज x डॉट। तो ये हमारे पास एक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने टाइम शिफ्ट किया है इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर। व्हाट विल हैपन टू लैग्रांजियन? तो मैं अब बात करता हूँ कि व्हाट विल हैपन टू लैग्रांजियन व्हेन टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट अगर मैं बात करता हूँ लैग्रांजियन के अंदर, तो लैग्रांजियन में टाइम शिफ्ट डिस्कस करने के लिए वही काम करते हैं जो अभी आपने इसमें काम किया था, यानी कि मैं एल ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन को अगर बात करूँ तो इस पे भी अगर मैं
टेलर सीरीज अप्लाई करूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ लेग्रांजियन। एंड अगर आप इसमें राइट साइड पे देखें तो मेरे पास एल एज इट इज, एप्सिलॉन एज इट इज, एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद पार्शियल नहीं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, लेग्रांजियन जो ही निकला हुआ है। अगर मैं इस लेग्रांजियन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले दूं, इक्वेशन नंबर 1 का आप जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट। मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं पावर रूल लग रहा है, पावर नीचे उतरेगी, पावर में कमी। देन ये एक्स डॉट का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्स डबल डॉट आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर आप अगेन रिकॉल करें फ्रॉम नो ईथर्स थ्योरम, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसकी रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि लैग्रांजियन के अंदर जब टाइम शिफ्टिंग होती है तो उसका मतलब एक्चुअली होता है एल प्राइम इक्वल्स टू एल प्लस एप्सिलॉन डी एफ अपॉन डी टी, ये इसके बराबर होता है। सो अगर मैं इस चीज को, इन दोनों को कंपेयर करूं, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन और इधर इंफॉर्मेशन कंपेयर करूं, क्लियरली आप देख सकते हैं इन दिस केस अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्लियरली एक बात समझ में आ रही है। यार इस केस में एफ जो है ना, ये एफ, वैसे तो एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन इन दिस एग्जांपल ये जो एफ है ये लेग्रांजियन के बराबर है। एफ हमेशा लेग्रांजियन नहीं होता, लेकिन इसमें जब टाइम शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो एफ जो है ये लेग्रांजियन के बराबर। तो मैं दोबारा बता दूं, हम एक्चुअली टाइम शिफ्टिंग के थ्रू ये बात बताना चाह रहे हैं कि यार ये जो आपकी एनर्जी है ये कंजर्व है। अगर आप रिकॉल करें, ये बिल्कुल शुरू के जो हमारे टॉपिक्स थे, जब हमारे कोर्स स्टार्ट हुआ था, हमने यही से बात स्टार्ट की थी, कंजर्वेशन लॉस से बात स्टार्ट। तो कंजर्वेशन लॉस हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 लॉस होते हैं। पहले हमने सिस्टम सिंगल पार्टिकल के लिए बात की, उसके लिए कंजर्वेशन लॉस को प्रूव। फिर हमने कंजर्वेशन लॉस प्रूफ किए थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बाय यूजिंग नोइथर थ्योरम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी किसी केस हिस्ट्री होती है तो कंजर्वेशन लॉस उसमें होल्ड कर। तो अकॉर्डिंग टू नोइथर्स थ्योरम, नोइथर थ्योरम ये फरमाता है कि आपका ये क्यू जो है, ये क्यू बराबर होता है क्यू बराबर होता है समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एफ के बराबर। ये आपका क्यू इसके बराबर है। और इस केस में अगर आप देखें तो पी हमने, अच्छा वैसे देखा जाए ये समीशन इस वक्त इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास माइट भी पॉसिबल है, लेकिन चूंकि मैं जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, इस एग्जांपल में देयर इज ओनली वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो समीशन की ऐसा चीज नीड है। तो पी इज ओनली वन पी हियर। पी अगर आप देखें, पी हमने जो निकाला था दैट इज एम एक्स डॉट, और यह मैं पी की वैल्यू पुट करूँ एम एक्स डॉट। जैसे अभी हमने किया कहा भाई कि ये क्यू जो है इधर एक्स है और उसकी जनरलाइज वेलोसिटी एक्स डॉट हो जाएगी, तो एम एक्स डॉट डॉट एक्स डॉट माइनस एफ के बारे में कहा कि एफ इन दिस केस इज लेग्रांजियन के बराबर है। सो अगर मैं लेग्रांजियन की वैल्यू भी आप पुट कर दूं तो ये एम एक्स डॉट स्क्वायर लेग्रांजियन, अगर आप देखें लेग्रांजियन जो आपने निकाला है ये निकाला है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। So I can write this as 1/2 mx dot square। और ये हमारे पास, अच्छा एक चीज और बता लिख दूं मैं यहाँ पे, हमने नोइथर थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट ये है कि Q जो है आपका, ये जब भी आप कैलकुलेट करते हैं इस चीज को, ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट का मतलब है कि ये एक्चुअली ये जो भी क्वांटिटी है Q डिपेंड करता है, टाइम ट्रांसलेशन करोगे तो Q एक्चुअली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसमें स्पेस ट्रांसलेशन करते हैं तो ये Q लीनियर मोमेंटम को, ये Q जो भी चीज है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, ये कांस्टेंट होगी।
तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो मेरे पास लास्ट टर्म आई है, यू कैन सी के दिस लास्ट टर्म इज एक्चुअली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं इसमें, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब इधर एक्चुअली यही है कि आपने ये बात प्रूव कर ली कि यार Q इज इक्वल्स टू एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि ये बात प्रूव कर ली कि एनर्जी इज कंजर्व। और आपने लेके कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट कहाँ से की थी बात, आपने बात स्टार्ट की थी टाइम ट्रांसलेशन से, और टाइम ट्रांसलेशन को यूज करके आपने ये बात प्रूव कर ली इजीली कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व। ओके, अब हम स्पेस ट्रांसलेशन की बात करते हैं। स्पेस ट्रांसलेशन जब होती है किसी में, तो उसमें हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये बात हम प्रूव करना चाह रहे हैं। स्पेस ट्रांसलेशन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आपका जो पोजीशन है उस पर ट्रांसलेशन हो। अभी मैंने टाइम ट्रांसलेशन टी प्राइम की बात की थी, अब मैं पोजीशन के अंदर ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। पोजीशन के अंदर ट्रांसलेशन का मतलब है एक्चुअली एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एप्सिलॉन। मैंने पहले लिखा था एक्स ऑफ टी प्राइम, अब मैं लिख रहा हूँ एक्स प्राइम। तो अगर मैं वही काम करूं जो पहले किया कर चुका हूँ, एक्स प्राइम माइनस एक्स, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको आप लिख सकते हैं वेरिएशन इन एक्स इक्वल्स टू, सो वही वाली बात अगर जो पहले की थी वही क्यू, ये जो आपका चेंज इन वेरिएशन क्यू होता है, वेरिएशन क्यू जो है ये बराबर होता है एप्सिलॉन ईटा के बराबर। सो आफ्टर कंपेयरिंग मुझे क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि इन दिस केस ईटा इज वन। ओके, नाउ लेग्रांजियन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेग्रांजियन के बारे में अगर आप देखो, लेग्रांजियन जो हमने लिखा था इसके अंदर इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन वैसे तो अगर आप रिकॉल करें लेग्रांजियन जो हम पढ़ते रहे, आप लोग ने पेपर भी किया और इससे पहले जितने टॉपिक्स आपने पढ़ा, आपने कहा था ये लेग्रांजियन जो है ना तीन चीजों पे इन जनरल डिपेंड करता है। एक तो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर, जनरलाइज वेलोसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। लेकिन इन दिस केस हमारे पास ये वाली जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपका लेग्रांजियन जो आ रहा है इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन वन थिंग विच इज एक्स डॉट, और किसी और चीज पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपका लेग्रांजियन इन दिस केस जो आपका लेग्रांजियन है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एक्स, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं चूंकि स्पेस ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे कंसर्न एक्स है भाई, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं। मुझे लेग्रांजियन में ये बात क्लियरली आप देख सकते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, पोजीशन पे डिपेंड। सो लेग्रांजियन में जब दोबारा लिख रहा था यही समझाने के लिए, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, एंड यू कैन क्लियरली सी के ये जो आपका लेग्रांजियन है दिस इज डिपेंडिंग ओनली ऑन एक्स डॉट, इट मीन्स इट इज independent of x. सो यानी कि अगर ये इस पर डिपेंड नहीं करता है तो मैं ये बात जो मुझे लिखने चाहिए थी मैं इस बात को नहीं लिख सकता हूँ कि लेग्रांजियन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन में फाइंड करना चाह रहा था, क्योंकि आई कैन नॉट फाइंड। जिस तरह पीछे वाली आपने टाइम ट्रांसलेशन में कर रहे थे ना भाई, आपने टाइम ट्रांसलेशन में टी प्राइम की वैल्यू को एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया था, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ये काम करना चाह रहा हूँ कि ये जो है आपके पास एक्स प्राइम है, इस एक्स प्राइम को मैं गिवन लेग्रांजियन के अंदर सब्स्टिट्यूट, अगर ये होता एक्स पे डिपेंड कर रहा होता तो मैं इस चीज को सब्स्टिट्यूट करता, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बस आप लिख सकते हैं एल ऑफ एक्स चीज नहीं लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब एक्चुअली मैं ये है कि मेरे पास ये जो वेरिएशन एल के अंदर जो वेरिएशन है वो कोई वेरिएशन एल के अंदर लेग्रांजियन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी। और
इसका मतलब है कि आपका एफ इन दिस केस इज जीरो। मतलब क्या है ये, दोबारा रफली मैं आपको बता दूं। हमने जैसे कहा कि ये बराबर होता है एल प्लस एप्सिलॉन बी एफ अपॉन। सो जैसे हमने कहा भाई कि लेग्रांजियन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस, सॉरी, सिर्फ सो जैसे हमने कहा लेग्रांजियन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स। सो जैसे आपने कहा भाई ये चीज, तो एप्सिलॉन डी एफ अपॉन डी टी ये जीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन तो जीरो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली हमने इसमें आफ्टर कंपैरिजन कह सकते हैं कि एफ जो है, ये वो चीज नहीं है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके काम नहीं कर रहा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास कोई वेरिएशन ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली उस केस में एफ जीरो के बराबर। अब इसमें फिर नो ईथर थ्योरम क्या हो जाएगा आफ्टर अब नो ईथर थ्योरम पे देखते हैं नो ईथर थ्योरम की फॉर्म क्या बन जाएगी। फ्रॉम नो ईथर थ्योरम वी कैन राइट, जैसे सिंगल पार्टिकल पे बात कर रहे हैं, तो अब मैं दोबारा से इसमें यूज नहीं करूंगा समीशन का साइन। माइनस एफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पी आपका, पी इज पी, आई डोंट नो व्हाट इज पी हियर। तो पिछले उसमें टाइम ट्रांसलेशन में आपको पी निकाल लिया था, अगर मुझे पी की वैल्यू नहीं पता, पी इज पी हियर। क्यू डॉट, व्हाट इज क्यू डॉट हियर, सॉरी क्यू डॉट इज एक्चुअली हमारे पास इन दिस केस एक स्टेप नॉन। आप इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ईटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बाकी काम है इज इक्वल्स टू पी एस पी ईटा, जो जैसे हमने ऊपर देखा भाई ईटा जो है ये वन के बराबर है, माइनस एफ आपने निकाला इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो आपने ये बात प्रूव करी कि Q इज इक्वल्स टू P है और ये इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। व्हाट इज P है, P के बारे में कह रही है ये लीनियर मोमेंटम है। आप चाहे तो लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू पीछे आपने निकाली थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहे कर सकते हैं। बहरहाल हमें ये बात प्रूव करनी थी कि लीनियर मोमेंटम इस केस में कंजर्व रहेगा, जो हमने prove किया। तीन तरह की आप इसमें कंजर्वेशन लॉस डिस्कस करते रहे इस कोर्स के अंदर। फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ वाज एनर्जी कंजर्व, देन लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और थर्ड वाज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की बात मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई रोटेशन हो ही नहीं रही है, रोटेशन से मौजूद ही नहीं, रोटेशन ही नहीं है इस पार्टिकल की, तो एंगुलर मोमेंटम की इस एग्जाम्पल में डिस्कशन। तो देखना पड़ता है कि यार इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। इसमें जब एनर्जी वाले, सॉरी, रोटेशन वाली टर्म ही मौजूद नहीं है, थीटा कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप उसकी एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर सकते। ओके, लेट्स से दिस इज अनदर एग्जांपल। सेंटर फोर्स मोशन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आपकी अर्थ है, ये move कर लिया है किसी के अंदर, तो सेंट्रल फोर्स का मतलब है जो उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो सेंटर से अप्लाई हो रही है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स मोशन। तो सेंट्रल फोर्स मोशन का अगर आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं आप, सो काइनेटिक एनर्जी इसकी जो होती है सेंट्रल फोर्स मोशन की, वो होती है 1/2। अगेन हम एक्चुअली इस एग्जांपल में करना क्या चाह रहे हैं, वही काम करना चाह रहे हैं, नोइथर थ्योरम को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी ऑफ आर, सॉरी ये तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इसके सेंटर पे, मतलब इसका ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करती करेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो बी इज एक्चुअली, मैं बस इतना कहूंगा कि बी इज डिपेंडिंग ऑन आर।
तो लेग्रांजियन इधर आपका बन जाएगा L इज इक्वल P माइनस P एंड फाइनली लेग्रांजियन इज 1 अपॉन एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस इन दिस केस अगर आप देखो तो इसमें मेरे पास दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जो इधर आपको क्लियरली देख सकते हो, देयर आर टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। वन इज रेडियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ जाएगा, दिस थीटा। तो सिर्फ इन दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आपका पूरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होगी। सो मैं इसमें जर्नलाइज कोऑर्डिनेट दो ले रहा हूँ। वन इज योर Q1 विच इज इक्वल्स टू R, और दूसरा जो है Q2 जो मैंने ले लिया इक्वल्स टू थीटा। अब जर्नलाइज्ड मोमेंटम की बात करते हैं। एक्चुअली देयर आर टू मोमेंटम्स, तो मैं इसको प्लूरल फॉर्म में मोमेंटा का नाम दूंगा। प्लूरल है इसका जर्नलाइज्ड मोमेंटा। तो जैसे अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में रिकॉल करें, जर्नलाइज्ड मोमेंटम हमने कहा था यार, ये आता कैसे, ये लेग्रांजियन का डेरिवेटिव आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। जर्नलाइज्ड वेलोसिटी का यानी कि क्यू डॉट होता है। क्यू डॉट इन दिस केस इज देयर आर टू क्यूज, वन इज आर एंड अनदर वन इज थीटा। तो आर डॉट के रिस्पेक्ट से आप इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आप इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट लेंगे तो क्लियरली सिर्फ फर्स्ट टर्म का ही डेरिवेटिव आएगा, व्हिच इज इक्वल्स टू एम आर डॉट। और सिमिलरली आप एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट लेंगे। थीटा डॉट सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म में आ रहा है, तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा। यू नो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाला जो मोमेंटम है, clearly you can see this is a linear momentum, और ये जो आपका सेकंड वाला है, दिस इज योर एंगुलर मोमेंट। सही है ना? ओके, अब वही जिस तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल में बात की थी, जब लेग्रांजियन और मोमेंटम निकालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें टाइम ट्रांसलेशन की बात करें। वैसे आप मर्जी, आप टाइम ट्रांसलेशन की पहले बात करो या स्पेस ट्रांसलेशन, हम सभी तीनों तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसमें पहले टाइम ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। टाइम ट्रांसलेशन के केस में आपका जो टी प्राइम है, अगेन प्रीवियसली आपने जिस तरह लिखा था वही सेम पैटर्न में लेके चल रहा हूँ। टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्लस एप्सिलॉन, और अगर मैं इसको दो चीजों में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। नंबर वन, मैं इस बात को जो कोऑर्डिनेट आर है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँ, ये हो जाएगा आर ऑफ टी प्राइम इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन। जिस तरह से अभी आपने काम किया प्रीवियस एग्जांपल में, वही काम इधर भी करते हैं। टेलर सीरीज अप्लाई करें, जो हो जाएगा आर ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन आर डॉट हो जाएगा। अगेन इसमें हायर ऑर्डर के टर्म्स को आप कर देंगे नेग्लेक्ट, बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, सो इसकी पावर्स, हायर पावर्स जो है और स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से सो ये आपका ये आ गया। सिमिलरली आप इसमें थीटा की बात करें, तो थीटा ऑफ टी प्राइम की बात करें तो थीटा ऑफ टी प्राइम इज इक्वल्स टू थीटा टी प्लस एप्सिलॉन। सेम इसी तरह से हो जाएगा थीटा ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन थीटा। अगर आप इसको वही काम, अगर मैं इसमें यूं लिखूं इसको,
can write this as variation in R is equals to epsilon R dot, और इस बात को मैं लिख सकता हूँ वेरिएशन इन थीटा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन थीटा डॉट। ये कैसे लिखा, ये वही उसी तरह लिखा है भाई, बल्कि वेरिएशन इन क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के बराबर होता है। अगर मैं इस बात को, ये जो बातें लिखी है इसको कंपेयर करूं, आम, मैं एक बात बता सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास दो ईटा की वैल्यूज आ रही है। अगर मैं इस एप्सिलॉन आर डॉट को एप्सिलॉन ईटा से कंपेयर करूं, इसमें मेरे पास ईटा की वैल्यू आ रही है आर डॉट, और सेकंड टाइम मेरे पास तो ईटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है थीटा। दो डिफरेंट ईटा है, तो मैं इनको अपनी आसानी के लिए ईटा के सबस्क्रिप्ट में आर और थीटा लिख देता हूँ कि भाई एक आर से आया एक थीटा से आया। ये हमारे पास हो गया। देन अब लेग्रांजियन में देखते हैं कि लेग्रांजियन में जब टाइम ट्रांसलेशन टाइम शिफ्टिंग हो रही है तो उस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। we know कि वेरिएशन इन एल इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन डीएफ ओवर डी के बराबर। और इधर अगर देखें, ये हमारे पास वेरिएशन डीएफ अपॉन डी, यहाँ पे इस केस में जो है ये बराबर है वेरिएशन इन डीएल अपॉन डी, ठीक है। सो यहाँ पे जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा था कि टाइम ट्रांसलेशन के केस में ये जो एफ है एक्चुअली लेग्रांजियन के बराबर की। अब इस पे नोइथर्स थ्योरम की बारी आती है, नोइथर्स थ्योरम इस पे अप्लाई किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू नोइथर्स थ्योरम हमने कहा है कि इक्वल्स टू होता है समीशन ई आई थीटा आई माइनस एफ के बराबर होता है। इधर समीशन की जरूरत पड़ी है। प्रीवियस एग्जाम्पल में मेरे पास एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, इधर दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो इसमें यूज होंगे। एक मेरे पास पी आर के नाम से है थीटा आर, और दूसरा मेरे पास पी थीटा के नाम से माइनस एफ, जो कि आपने एन लिखा। इन सब चीजों की वैल्यूज पुट करते हैं। पी आर एक्चुअली आपने जो प्रीवियस ये जो निकाले थे ना मोमेंटम्स, अगर मैं इसको पी आर का नाम दे दूं और इसको पी थीटा का नाम दे दूं तो इसको कोई खारिज नहीं है, पी आर पी थीटा। मैं इन तमाम चीजों की वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पी आर की वैल्यू आपने जो निकाली थी दैट वाज पी आर एम आर डॉट के बराबर था और पी थीटा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर था। तो एम आर डॉट हो गया, ईटा आर की वैल्यू अभी आपने निकाली आर डॉट के बराबर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक आर डॉट और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी थीटा आपने इसकी वैल्यू निकाली है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट निकाली थी, और थीटा थीटा ये भी थीटा डॉट आ रहा है, तो ये थीटा डॉट मल्टीप्लाई होकर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। लेग्रांजियन जो इधर है, जो आपने ऊपर लेग्रांजियन निकाला था वो ये लिखा हुआ लेग्रांजियन, दिस इज योर लेग्रांजियन। इस लेग्रांजियन की वैल्यू को भी अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो एम अपॉन टू, मैं एम को अगर अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूँ आर डॉट का स्क्वायर माइनस एम अपॉन टू आर स्क्वायर और प्लस बी ऑफ आर। इसको सिंप्लीफाई आप जब करोगे, चाहिए क्यों हमें पता है कि यार जो भी चीज़ों को क्वांटिटेटिव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वी ऑफ आर। So this is Q and clearly you can see this is actually ये Q जो है इस केस में आपके एनर्जी के बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर, विच इज कांस्टेंट। तो हमें एक्चुअली यही प्रूव करना था कि इन दिस केस एनर्जी इज कंजर्व। तो ये बात आपने प्रूव कर इजीली कि एनर्जी वाकई में आपको कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। अब आप बात करते हैं आगे। ये टाइम ट्रांसलेशन की मैंने अभी बात की, अब हम बात करते हैं इसमें रोटेशन सिमेट्री की बात करते हैं। रोटेशन सिमेट्री की इस एग्जाम्पल में बिल्कुल डिस्कशन की जा सकती है बिकॉज यहाँ पर थीटा प्रेजेंट है। पिछली एग्जाम्पल में रोटेशन सिमेट्री की बात की थी, इधर बात कर सकते हैं रोटेशन सिमेट्री। तो रोटेशन सिमेट्री आप जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे रोटेशन सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू रोटेशन सिमेट्री यहाँ पे थीटा प्राइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा प्लस एप्सिलॉन के बराबर। और वही बात है कि रिलेशन थीटा विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन के बराबर हो गया। So, ठीक है। सो आप अगर यहाँ से ईटा की वैल्यू देखें तो ईटा ऑफ थीटा अब जो है ईटा ऑफ थीटा अब जो है इसकी वैल्यू बढ़ हर दफा ये पूरे एग्जाम्पल में सेम नहीं रहती है। ये आप हर सिमेट्री के लिए ईटा की वैल्यू चेंज हो जाती है। टाइम ट्रांसलेशन के केस में आपने देखा था ईटा की वैल्यू कुछ और थी और अब जो है हमारे पास चेंज होकर कुछ और ईटा थीटा इस केस में बन। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही है। आर आपका हमेशा सिमिलर की बात करते हैं, आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको पता होगा। जब आपका कोई सर्कुलर पाथ में कोई मोशन होता है तो सर्कल में हमेशा रेडियस सेम होता है। सो देयर इज नो वेरिएशन इन आर। सो जब देयर इज नो वेरिएशन इन आर सो आई कैन राइट थीटा ऑफ आर इन दिस केस इज इक्वल्स टू 0। देयर इज नो वेरिएशन इन आर, इसलिए मैं इसमें स्पेस ट्रांसलेशन की बात नहीं कर सकता बिकॉज आर इसमें हमेशा सेम। पिछले एग्जाम्पल में आपने रोटेशन की बात नहीं कर सकते थे, इसमें मैं आर की वेरिएशन की बात नहीं कर सकता। बेशक इसमें आपका आर प्रेजेंट है इसमें, लेकिन आर आपका हमेशा कांस्टेंट है। टाइम के रिस्पेक्ट से तो आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। सो अब आते हैं लेग्रांजियन के अंदर वेरिएशन की बात करें तो लेग्रांजियन के अंदर वेरिएशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डीएल ओवर dt एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन df ओवर। हमेशा एल और एफ इक्वल नहीं होते। इन दिस केस आप अगर देखो तो ये वेरिएशन इज इक्वल टू 0। सो एफ इस केस में आपका 0 के बराबर। अब आप इस पर नॉर्थर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थर थ्योरम के अकॉर्डिंग Q is equals to summation pi eta I minus f। So pi का I तब ये कि वैसे तो देखा जाए मैं लिखूंगा इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो ये pi eta r प्लस p थीटा eta थीटा माइनस f। f in this case is 0। पी आर जो भी पी था पिछले आपने निकाला था, लेकिन ईटा आर चूंकि 0 है, आपने ईटा आर की वैल्यू अभी कहा ये 0 के बराबर है। सो ओनली पी थीटा इज प्रेजेंट है। पी थीटा ईटा थीटा की वैल्यू इज 1 के बराबर है। तो डॉट 1 क्यू ये राइट साइड पे कांस्टेंट साथ साथ चल रहा है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यानी कि आपने ये बात प्रूव कर ली कि पी थीटा which is actually equals to m r square theta dot का स्क्वायर, ये आपने प्रूव कर लिया दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि ये बात प्रूव कर ली कि रोटेशन सिमेट्री की वजह से हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व होता है।
सो ये हमारे पास सारी कहानियां थी इसकी। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।